आज से रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में हम असमानता का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। असमानता का टॉपिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चिंटू चिंटी वाले नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाएगा और इसके रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ आप पूरा टॉपिक समझ पाएंगे। इस टॉपिक को लेकर कई सारे लोगों की कई कई भ्रांतियां होंगी, जैसे सलॉक्स को लेकर थी, है ना। तो वो सारे आपके भ्रम में आज तोड़ूंगा आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ना, टेंशन मत लेना, और बहुत धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले अपन पीएचडी सेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन कैसा होता है उस पर ध्यान देंगे। करीब 3 दिन इस टॉपिक में लगेंगे आपको, 3 घंटे, और 3 घंटे बाद आप इस टॉपिक में महारत हासिल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। स्लॉक्स में 6 घंटे लगे, उसका आधा टाइम इसमें लगेगा। जैसे उसमें शुरू के 1 घंटे में आपको कुछ समझ में ना आने की मैंने बोला था, ऐसे इसमें भी मैं आपको शुरू के आधे घंटे में बोलूंगा कि आपको बहुत कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर मेनली जो साइन कंसिडर किए जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b। तो इन साइन का मतलब क्या है, पहले तो मैं इन साइंस की बात कर लूं आपसे। तो आपको पता दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ परसेंटेज इंडिकेशन दिया हुआ है, तो आप पहले इस बात को परसेंटेज में पढ़ें कि ये साइन किस परसेंटेज को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर। मैं इस टॉपिक को देखो, स्लॉक्स में मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम फॉलो करो, परसेंटेज फॉलो नहीं करना, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि आप और कुछ फॉलो नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज फॉलो, ठीक है। सो जब भी, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, 2 साइन होते हैं हमारे पास, एक ये होता है और एक ये होता है ना। या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा, है ना। तो हमारे पास एक बड़ा साइन है और एक स्मॉलर, तो इसको हमेशा ग्रेटर देन बोले। ग्रेटर का साइन ये है और ये स्मॉलर का साइन, मतलब फर्स्ट वाला पर्सन अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन होगा, फर्स्ट वाला पर्सन अगर स्मॉलर तो स्मॉलर देन का साइन। क्लियर हो गई बात। ये तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेटर देन का साइन इस साइड होता है उस साइड होता है, तो फर्स्ट वाला पर्सन ग्रेटर होगा, साइन भी ग्रेटर। सो ग्रेटर और स्मॉलर के जो भी साइन है मैंने आपको देखो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि आप इन साइन को 100% मान। 100% का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे ए और बी में क्या रिलेशन, तो आप कहेंगे ए बी से बड़ा है। बड़ा है मतलब बड़ा है। जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब समझो, अंदर की बात समझो इसकी, कि अब ए बी से बड़ा है, अब छोटा या बराबर होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब आपने जो स्टेटमेंट बोला है वो एक 100% पॉसिबिलिटी, 100% एक्यूरेसी के साथ बोला है कि बड़ा है भैया, बड़ा है, बात खत्म। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि बड़ा है। अब अगर आप ये बोलते हैं कि ए बी से छोटा है मतलब छोटा है, बात खत्म हो गई। जैसे 5 ये है और ये 8 है, तो 8 5 से छोटा, वो 8 5 से बड़ा है तो बड़ा ही है, और 5 8 से छोटा है तो बस छोटा ही है। अब बराबर या छोटा होने की कोई संभावना नहीं है। इज दैट क्लियर। तो सिंगल साइन मतलब ये हमारे 100% को इंडिकेट करेंगे। अब जब हम इक्वल टू का मैनेज कर देंगे इसके साथ, मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे कि राम और श्याम में कौन बड़ा है, राम और श्याम में कौन बड़ा है आपसे पूछो, और आपने पता है कैसा जवाब दिया, आपने ये जवाब दिया कि शायद राम बड़ा है, और तुमने कहा हो सकता है बराबर भी हो। शायद राम बड़ा है श्याम से, लेकिन हो सकता है बराबर भी हो। अब इस बात में आपको क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इस सामने वाले बंदे को पता नहीं है, इस सामने वाले बंदे को पता नहीं है कि एक्चुअली एग्जैक्टली क्या चीज घट रही है इनके बीच में, है ना। तो मतलब आपने जो आंसर दिया वो 50-50% में दिया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कंफर्म है कि आपने जो जवाब दिया है इस बात से हमें ये तो पता पड़ गया कि राम या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। 50% का मतलब होता है कि 50% मतलब आप कंफ्यूज हैं, या तो वो बड़ा है या बराबर है, बस ये इन दोनों बातों में कंफ्यूजन है आपको। या तो वो बड़ा है या बराबर है, पता नहीं पक्का कौन सा है, लेकिन छोटा नहीं है, इस बात की गारंटी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो इट मींस कि ए जो है वो छोटा है बी से या बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन कंफ्यूज तो अभी भी है, हमने आंसर तो दिया है लेकिन 50% में दिया, और 50% कहाँ पक्के हैं हम, 50% कहाँ पक्के हैं, ये 50% कहाँ पक्का दे रहे हो। तो हाँ, ये बात पक्की है कि वो बड़ा नहीं, ये 50% श्योरिटी है कि बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 50% श्योरिटी ये नहीं है कि बड़ा छोटा है या बराबर है। समझ गए बात।
ये जो होता है ये साइन 0% का होता है, मतलब ए अगर बराबर है बी के तो इट्स इंडिकेटिंग 0%। और तीसरा, ये जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, अब मुझे बताओ ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है? मैंने कहा कि ए और बी बराबर नहीं है, तो आप क्या समझोगे? या तो वो बड़े हैं या वो छोटा है, या तो वो ए बी से बड़ा है या वो छोटा है, बस बराबर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये दोनों साइन कभी भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए मैंने यहाँ पर 0% के बगल में सीएनडी, इस पोजीशन को आप सीएनडी कह देंगे, इस पोजीशन को आप कह देंगे हमें नहीं पता। मतलब अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरी कहानी। ऐसे तो शायद आपको ये तो आप परसेंटेज समझिए बस। अभी आपने जो सीखा वो सिर्फ आप परसेंटेज देखिए कि ये वाले जो दोनों साइन है वो परसेंटेज के 100% के होते हैं, ये वाले जो दोनों साइन है वो 50-50% के होते हैं, और ये वाला साइन 100% का होता है। एक्चुअली बात ये थी एक आदमी ने करी थी दो शादियां, एक आदमी ने की थी दो शादियां। पहली वाली बीवी से ये बच्चा, दूसरी वाली बीवी से ये भाई। मतलब ये दोनों भाई है लेकिन सौतेले भाई है, समझो। ये दोनों बड़े भाई हैं लेकिन ये सौतेले हैं, ये दोनों बड़े भाई हैं लेकिन सौतेले हैं, समझे? तो मैंने कहा एक आदमी की दो बीवियां, तो एक फैमिली उसकी यहाँ है, एक फैमिली नीचे है। तो ये बड़ा भाई है और ये भी बड़ा, इस फैमिली में ये बड़ा भाई है, इस फैमिली में ये बड़ा भाई। अब इसका छोटा भाई कौन होगा? ये। इसका छोटा भाई कौन होगा? ये। समझ गए? लेकिन इन सबकी सिर्फ एक ही बहन है, वो है ये। इन सबकी एक ही बहन है, वो है ये। अब वो पता नहीं किस फैमिली से, बस वो बहन है। क्यों? क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन आता है, जिस दिन रक्षाबंधन आता है, ये बहन इन भाइयों को भी राखी बांधेगी और ये बहन इन भाइयों को भी राखी बांधेगी। देख लो बांधी नहीं बांधी। एक्चुअली क्या हुआ, आप तो ये समझो कि एक बड़ा भाई ये है, एक बड़ा भाई ये है, बस दोनों अलग अलग परिवार से हो गए और इनकी एक बहन। जब इस भाई ने इससे राखी बंधवाई तो ये ऐसा हो गया, इस भाई ने इससे राखी बंधवाई तो ये ऐसा। मतलब ये पूरी एक फैमिली जा रही है, ठीक है, और ये पूरी एक फैमिली जा रही है, ये ध्यान। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझो। कभी भी ये इस परिवार के लोग, मतलब ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, और ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, और ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, तो इस परिवार के लोग इससे इससे और इससे बात कर लेंगे। लेकिन इस परिवार के लोग इससे इससे और इससे बात कर लेंगे। लेकिन ये दोनों आपस में कभी बात नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में कभी अगर मिल गए ना तो दंगे हो जाने, दंगे, लड़ाई दंगे होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मतलब इन दोनों का कभी भी सामना मत करवा देना, बहुत कर्रे लफड़े में फंस जाओगे। समझ गए? मतलब ये जो अपोजिट साइन है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। क्योंकि बाप की जायदाद एक ही है, अब लड़ेंगे सब कि नहीं हम दोनों भाइयों को मिलनी चाहिए, हम दोनों को भाइयों को मिलनी चाहिए, ऐसा वैसा, तो अब लड़ाई होगी। तो इन दो, इसमें और इसमें कभी नहीं बनेगी, इसमें और इसमें कभी नहीं बनेगी, इसमें और इसमें कभी नहीं बनेगी, इसमें और इसमें कभी नहीं बनेगी। लेकिन इन सब की इससे और इन सब की इससे जरूर बनेगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये बनेगी का क्या चक्कर है वो मैं आपको बताऊंगा पीएचडी के क्वेश्चन में एक एक करके। क्लियर? पहले तो ये क्लियर करो कि ये 100% वाले साइन है, ये 50% वाले साइन है, और ये 0% वाला साइन। ये 100% वाला साइन है, ये 50% वाला साइन है, और ये 0% वाला साइन है। एक्चुअली ये 50% बना कैसे? 100% जब 0% से मिल गया तभी तो ये 50% बना। बोलो बात सही है कि नहीं है? जब छोटा बराबर से मिला तभी तो छोटा और बराबर होगा। नहीं, जब मैं दो स्टेटमेंट को मर्ज कर देता हूं, जैसे ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, तभी ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये बात क्लियर रखो, ठीक है? ऐसे ही ऊपर वाला भी ऐसे ही बना है। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। अब बढ़ते हैं अपन पीएचडी सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं पीएचडी, और जैसा मैं कहूं वैसा करते जाना, ठीक है? अपनी कॉपी पेन तैयार रखना, जैसा मैं कहूं वैसा करते जाना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एक एक करके बात करेंगे, कोई कंफ्यूजन दिमाग में लाना नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने, अपनी कॉपी पेन तैयार रखो। स्टेटमेंट नंबर 1 ये रहा, और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन जो है वो आपके सामने आने वाला है। जल्दी से उतार देना अपनी कॉपी, उतार दो जल्दी, उतार के डन लिख दो फटाफट से। जैसे ही आप लिख लें तो तुरंत बता दीजिएगा डन। और जिन लोगों ने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है उन लोगों से मैं बिल्कुल कहूंगा बेटा दोबारा पढ़ लो, रिवीजन बहुत जरूरी है इस टॉपिक का।
ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो तो भाई मजे लो, तुम तो मजे लो बस, और तुम देखो इस टॉपिक को सीख जाओगे गारंटी। ठीक है, और जैसा देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। क्लियर है सभी को? और होमवर्क इस टॉपिक में भी दिया जाएगा कल। कल जो कर लेगा उसको परसों आने की इजाजत होगी। चलिए, सो देखो, अब आपने कर लिया ना, अभी आप राइट रॉन्ग सीएनडी कुछ टिक ना करें, कोई भी आंसर नहीं देगा, बस मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने छाप लिया। ठीक है, फोटो कॉपी कर लो। अब क्या करना है सुनो, अब क्या करना है, सभी लोग ध्यान दो और सभी लोग जवाब दें प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, सभी लोगों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, सभी लोग अपना कंफर्मेशन जरूर दिया करें। पेन कॉपी थोड़ा तेज चलाना। अब देखो करना क्या है, करना ये है, आपके पास फिर से तीन ऑप्शन है, राइट रॉन्ग और सी एंड डी। अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई साहब, अभी आपने कुछ सीखा तो है नहीं, तो बस अब कुछ मत करो। इसमें क्या है, हमें स्टेटमेंट देखना हो, लेकिन कभी भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन बना रहे हो रीजनिंग के, तो सबसे पहले नजर आपकी स्टेटमेंट पे नहीं पड़नी चाहिए, सबसे पहले नजर आपकी पड़नी चाहिए कि किस कंक्लूजन का आप आंसर निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट का आंसर निकाल रहा हूं, तो मैं ए और बी के बीच में संबंध ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट कंक्लूजन का आंसर निकाल रहे हैं, तो जिस कंक्लूजन का आंसर निकाल रहे हैं उसके वेरिएबल्स देखिए, किस किस के बीच में बात हो रही है, ये बताइए किस किस के बीच में बात चल रही है। मतलब जो आंसर निकाला जा रहा है वो किस किस के बीच में निकाला जा रहा है, तो आप कहेंगे ए और बी के बीच में निकाला जा रहा है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में अगर आंसर निकाला जा रहा है तो सबसे पहले स्टेटमेंट में जाकर ये चेक करो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट कि किस वेरिएबल्स के बीच में आंसर निकालने हैं। टारगेटेड वेरिएबल कौन से हैं। सेकंड, ये चेक करो, ट्रैक ट्रैक चेक करो, ट्रैक कि क्या आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मतलब यस और नो। अब चेक ट्रैक क्या होता है कि जैसे सबसे पहले स्टेप थी किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच में, तो स्टेटमेंट में जाओ, ए और बी के बीच में चेक करो क्या ट्रैक क्लियर है, ट्रैक क्लियरेंस चेक करो। ट्रैक क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में क्या हम आंसर दे सकते हैं, और ये हाँ या ना कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फैमिली सिंबल, अकॉर्डिंग टू द फैमिली सिंगल फैमिली सिंबल से। जैसे आप ये कहेंगे सर ए और बी के बीच में जो साइन है वो सिर्फ एक ही फैमिली का रखा हुआ, अभी मैंने आपको दो फैमिलियों से रूबरू कराया, लेकिन ए और बी के बीच में भी एक ही फैमिली का साइन रखा हुआ है, इसलिए हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन कल को क्या पता कि ए बी सी और डी कुछ ऐसे हो जाए और ई ऐसे हो जाए और आपसे फिर ऐसा कहे, ऐसा सुनना जरा, अब पूछ रहा है आपसे ए और ई के बीच में, तो मैं कहूंगा ए और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या, पहले ये चेक करो, ऊपर जाके ये चेक करो क्या आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर दे सकते हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के बीच में जितने भी साइन रखे हुए हैं क्या वो एक ही फैमिली के हैं, ये चेक करो। तो मैं कहूंगा ये वाला साइन इसी का छोटा भाई है, ये इनकी बहन है, ये इसका बड़ा भाई है, ठीक है, मतलब सब एक ही फैमिली के। अगर मान लो गलती से ये वाला साइन ऐसा हो जाता, मान लो इक्वल टू का ये लेस देन इक्वल टू हो जाता, तो मैं कहता अब ये ए से ई तक नहीं पहुंच पाएगा भाई साहब, क्योंकि ये दोनों साइन आपस में लड़ जाएंगे, या ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, या ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, कोई भी दोनों, मतलब ट्रैक क्लियर नहीं है, ट्रैक सीधा नहीं है, तो आंसर नहीं दे सकते। बात समझो मेरी, क्या कह रहा हूं मैं, मैंने अभी आपको ट्रैक क्लियरेंस सिखाया है कि ट्रैक क्लियरेंस कैसे होता है। जैसे मान लो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस एंड ई इज लाइक दिस, तो ए और डी के बीच में आंसर दे सकते हो, ए और डी के बीच में, तो हम दे सकते हैं, क्यों, तीनों के तीनों साइन एक ही फैमिली के। बी और डी के बीच में आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों साइन एक ही है। क्या बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं, मुझे बताओ, क्या बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं, यस और नो, क्या बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं, यस और नो, नो, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन अपोजिट है। क्या सी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं, सी और ई, क्या सी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं, सी और ई के बीच में, तो बिल्कुल दे सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो इसी की बहन है ना। ए और ई के बीच में आंसर नहीं दे सकते, तो आपको ये तो पता पड़ गया कि ट्रैक कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ट्रैक क्लियर, ट्रैक क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्या कि कंक्लूजन में देखो वेरिएबल टारगेट कौन से है, दूसरा
चेक ट्रैक मतलब ट्रैक क्लियरेंस चेक करो कि हाँ या ना आंसर दिया जा सकता है कि नहीं। अगर सब एक फैमिली के हैं तो यस, नहीं है तो नो। अब कितना परसेंटेज प्रायोरिटी, कितना परसेंटेज प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ आंसर कमिटिंग, प्रायोरिटी ऑफ आंसर, प्रायोरिटी ऑफ आंसर मतलब कितना परसेंट आंसर दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा देखो ए और बी के बीच में अभी 100% का साइन रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ए और बी के बीच में 100% आंसर दे सकता हूँ। मैं ए और बी के बीच में 100% आंसर दे सकता हूँ, 100%। तो हमने कहा कि ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर। तो अगर ए बी सी डी ऐसे रखे हुए हैं तो मैंने कहा ए और ई के बीच में आंसर नहीं दे सकते, ए और डी के बीच में आंसर दे सकते हैं, लेकिन कितना परसेंट दे सकते हैं। तो आप कहोगे सर एक 100% है, एक 50% है और एक 0% है, तो कितना? मैं कहूंगा मैक्सिमम हायर परसेंटेज कौन सा है, मैक्सिमम हायर परसेंटेज, बस वही आंसर हमारा होगा। मैक्सिमम हायर परसेंटेज कौन सा है? तो आप कहेंगे मैक्सिमम हायर परसेंटेज जो है वो 100% है, तो वही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको डिस्कस कर दिए। फिलहाल आप इन सभी बातों को भूलकर, फिलहाल आप इन सभी बातों को भूलकर अपना आंसर जैसे भी आप लगाते हैं वैसे लगाएं, ठीक है। फिलहाल आप इन सभी बातों को भूलकर आप अपना आंसर कैसे लगाते हैं कि ए और बी के बीच में आंसर पूछा गया, मैंने कहा ए और बी के बीच में स्टेटमेंट ऐसा है, साइन बिल्कुल ऐसा ही है, तो राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आपके इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, आई वांट टू नो दिस, सो प्लीज टिक आउट ऑल ऑफ 5 कंक्लूजन, टिक आउट ऑल ऑफ द 5 कंक्लूजन एंड मेक इट राइट, रॉन्ग और सी एंड डी, व्हाट यू वांट टू डू। बेटा माइक म्यूट करो अपना, कौन है? चलिए चलिए जल्दी, अभी आप लोग अपना आंसर दें जो भी आपको लग रहा है, और जिसके हो जाए बस वो बता दे कि हाँ सर हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे के सारे पांचों आंसर कर लो, पांचों आंसर हो जाए तो डन ले। चलो भाई थोड़ा तेज रहा करो, तेज रहा करो। हिंदू करने का पुष्कर, पुष्पा, नील, ओजस, 11-12 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग बैठे हुए हैं। चलो ध्यान दीजिए, अब आप लोगों ने सभी ने क्या किया होगा, आप लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली डील किया, नॉर्मली कैसे कि ए इधर है और बी इधर है और इसका मुंह जो है वो किधर खुला हुआ है, तो इधर खुला हुआ है, तो आप सभी ने इसका आंसर ऐसे राइट दे दिया है ना। जबकि इस क्वेश्चन के आंसर को राइट करने में कितनी मेहनत लगनी चाहिए वो देखो। फिलहाल आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, पीएचडी के क्वेश्चन पे थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने पीएचडी के क्वेश्चन में मेहनत कर ली ना, अभी तो फिलहाल आपको स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ 2 वेरिएबल के बीच में दिया। थोड़ी देर आगे जाओगे ना, थोड़ी देर बाद आगे जब जाओगे तो 2 नहीं, यहाँ पर 10-10 एलिमेंट होंगे, 10-10 वेरिएबल्स, 10-10 वेरिएबल्स के बीच में आपको आंसर छांट के लाना। तब क्या हो, तब कैसे काम चलाना है, कैसे क्या करना है, वो आपको यहाँ से बेसिक सीखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पहले मैं आपको 3 स्टेप पहले ही बता चुका हूं जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो पहले स्टेप मैंने आपको बताई, सबसे पहले कंक्लूजन में जाओ, ये चेक करो कि वेरिएबल टारगेटेड कौन से। दूसरा, मेक इट कंफर्म कि क्या ट्रैक क्लियर है, तो मैंने कहा ए और बी के बीच में आंसर देना, चेक करो क्या ए और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं। आपने कहा सर एक ही साइन है, यस दे सकते हैं।
तीसरा, ये चेक करो कितना परसेंट आंसर दे सकते हैं, वो आप यहां से डिसाइड करेंगे कि 100% का मैक्सिमम साइन रखा हुआ है। चौथा, डिमांड कितनी आ रही है, यहां से देखो डिमांड कितनी आ रही है, क्या पूछ रहा है बेटा, ये 100% ही पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा 100% में 100% वाला साइन दे सकते हैं। बस चेक ये कर लेना क्या एक ही फैमिली के हैं, मतलब ए इधर है बी इधर है, तो ए इधर है बी इधर है और साइन भी इधर का इधर है। अगर वेरिएबल सेम पोजीशन पे है तो साइन भी सेम पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब अगर घर के मालिक नहीं हिले हैं तो नौकर को भी हिलने की इजाजत नहीं होगी। अगर घर के मालिक एक जैसे ही हैं, मतलब ए बी, तो नौकर भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बात समझते हैं या ना मेरी? अब क्या हुआ, मैंने कहा ए और बी में चेक करना है, ए और बी में चेक कर सकते हैं, 100% आंसर दे सकते हैं। क्या 100% की डिमांड है? आपने कहा हाँ 100% की डिमांड है, बट ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, मालिक नहीं ले, लेकिन नौकर बदल गया। नौकर बदल गया बेटा, मतलब घर के मालिक तो नहीं चेंज हुए, नौकर ने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ बेटा, मैं तो उल्टा मुंह कर लूंगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर? दोबारा देखो, ए इधर बी इधर, तो बी इधर ए इधर, मतलब मालिक चेंज हो चुके हैं, घर के मालिक चेंज हो चुके हैं। ये ए और बी जो है वो मालिक है, मालिक। तो ए और बी के बीच में 100% आंसर दे सकते थे, जैसा कि आपको पता था, लेकिन 100% की डिमांड भी थी, तो हमने चेक करा। चेक करते हैं लास्ट में क्या पोजीशन सही है, ए इधर बी इधर, चेंज हो चुके हैं, मतलब मालिक चेंज हो चुके हैं, नौकर भी चेंज होगा। तो क्या नौकर चेंज हो गया? तो आपने कहा इसका चेंज, देखो इसका अपोजिट कौन होता है, यही तो होता है, तो इसका अपोजिट ये है, मतलब बिल्कुल सही। अब बात करेंगे, अब देखो यहां से आपको सीखनी है कुछ चीज, यहां से आपको कुछ चीजें सीखनी है जो आप शायद नहीं सीख पाए। तो मुझे पहले ये बताएं, कितने लोगों ने कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने फोर्थ कंक्लूजन का आंसर क्या दिया है और कैसे दिया है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। कि ए इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और कह रहे हैं स्टेटमेंट में, कह रहे हैं कंक्लूजन पूछ रहा है कि ए इक्वल टू बी। तो आप में से कितने लोगों ने क्या क्या आंसर दिया, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से। पुष्कर राइट, अशु राइट, ओके, बी रॉन्ग, अच्छा रॉन्ग, सुनील राइट, मालिन राइट, प्रियंका सीएनडी, प्रदोमन राइट, और सीएनडी राइट राइट राइट, ओ मतलब राइट के साथ ज्यादा लोग हैं। प्रमोद रॉन्ग, ओके, रॉन्ग के साथ 3-4 लोग आए अभी, सीएनडी के साथ 2-3 लोग आए, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सभी को आंसर देना है जो भी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही जवाब दे दो मुझे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी आंसर कमिट किए थे उसमें से आपने क्या दिया है, बस ये बता दो मुझे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोच कर तो आंसर दिया होगा ना, कि ऐसे ही बिल्कुल आंख बंद करके दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, थोड़ा तो ईमानदारी बरतो। सीएनडी हो जाए, शोके राइट, हिंदू वेल सीएनडी, नितिन रॉन्ग, एफपी रॉन्ग, पुष्पा रॉन्ग, ओके। चलो, तो देखो अब मैं बताता हूँ इस कंक्लूजन का आंसर एक्चुअली होना क्या चाहिए। इस कंक्लूजन का आंसर होना चाहिए था 101% रॉन्ग, 101%। अब क्यों? ऐसे नहीं कि यहां पर सर ए और बी के बीच में 100% जवाब दिया गया है तो बस ये जीरो मैच नहीं कर रहा है इसलिए, ऐसे नहीं। इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड इट इज दैट कि 100% का मतलब क्या है। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल की दुनिया में जाते हैं। आप ये मान लो, अभी आप लोग हैं तो नहीं, लेकिन पल भर के लिए मान लीजिए, अब मैं आपको ले जा रहा हूं एक सपनों की दुनिया, ठीक है? अभी आप हैं तो नहीं, लेकिन पल भर के लिए मान लीजिए, मान लो पल भर के लिए कि भाई ऐसा मान लो कि तुम जो हो वो एक बहुत ही रईस खानदान की औलाद, बहुत ज्यादा रईस खानदान, बहुत ज्यादा मतलब अंबानी परिवार की औलाद। मान लो ऐसा सपनों में, हो तो नहीं लेकिन मान सकते हैं ना, मान लो तो अंबानी बम्बानी परिवार की औलाद हो, ठीक है? अब अंबानी परिवार की औलाद हो तो क्या करते हैं? सुबह सुबह बढ़िया तैयार होंगे तो देखो वैसे तो एक सलाह दी जाती है, एक सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास बहुत कुछ हो देने के लायक, मतलब आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ज्ञान ज्ञान की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो बिना मांगे किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो सभी ने सुना होगा, बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर आप मूर्ख को या फिर किसी को भी बिना मांगे सलाह दोगे तो आपको उल्टी पड़ जाएगी। ये बात तो सुनी होगी ना सभी ने। तो बस यही बात है कि बिन मांगे किसी को कभी कुछ मत देना। इस दुनिया में
अगर कोई आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा है तो आप उसको कभी कुछ ना दें। ऐसे भगवान भी नहीं देता भाई, बिना मांगे भगवान भी नहीं देता है, मांगना पड़ता है। तो ऐसे ही आज इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जैसे गाय अगर नहीं, अब तुम कहते हो गाय तो नहीं मांगती, उसको तो रोटी देते, अरे भाई गाय को देव तुल्य माना गया, जैसे कुत्ते को देखो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देते हैं कि आपको पुण्य लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो वो कभी आपके दर पे आता है तब आप उसको देते हैं। भिखारी को भी जब आप कोई दर पे आता है तब आप उसको देते हैं, बिना मांगे तो नहीं देते ना। बहुत सारे लोग तो है जो भिखारी के मांगने पर भी नहीं देते। लेकिन फिलहाल अभी बात क्या हो रही है कि हमें अंबानी परिवार के आदमी, मतलब बहुत रईस आदमी है, हम चाहें तो लोगों को करोड़ों रुपए बांट सकते हैं। लेकिन जय अब देखो क्या हुआ, एक दिन तुम सज धज के निकले अपने घर से मंदिर दर्शन करने। अब मान लो तुम लोग ग्वालियर में रहते हो, तो ग्वालियर में जो पड़ाव पुल है ना, पड़ाव पुल पे एक नीचे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, वहां पर बहुत सारे नेता वेता आते रहते हैं। तो उस मंदिर की बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप उस मंदिर में दर्शन करने लगे और दर्शन करके जैसे ही बाहर आते हो, बाहर बहुत सारे भिखारी बैठ रहे थे, बहुत सारे भिखारी। अब ये भिखारी आपसे कभी कभी तो मांगते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं मांग रहे, तो क्या आप इनको भीख देंगे? तो क्या आप इनको भीख देंगे? तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल नहीं देना। अगर तुम अंबानी परिवार के आदमी हो ना, तो कसम खा लो कि कभी किसी को बिना मांगे तो नहीं देंगे। दूसरा दूसरी बात दूसरी बात, भाई मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बहुत अच्छी, कि जब भी जिंदगी में अगर कभी बड़े आदमी बन जाओ, तो छोटे लोगों को मुंह मत लगाना, नहीं तो वही तुम्हारी असफलता का कारण हो जाएगा। छोटे मतलब तो छोटी होने वाली, या फिर बहुत कम लोगों को, बहुत निम्न लोगों को बिल्कुल भी ऐसे मत बांट देना, नहीं तो तुम कंगाल हो जाओगे। अगर अंबानी अंबानी चाहे तो रोज लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बांट सकता है, लेकिन नहीं, नहीं बांट रहा है। आप सोचते नहीं होगे कभी कि उसके पास तो इतना पैसा है, हमें थोड़ा ही दे दे? सोचते तो होगे ना कि उसके पास इतना पैसा, हमें थोड़ा ही दे दे, हम तो उतने में अमीर हो जाएंगे। लेकिन नहीं दे रहा वो, नहीं बांट रहा लोग। क्यों? अरे भाई नहीं, ये सिद्धांत ही नहीं है। जब भी कभी जिंदगी में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओ, तो निम्न स्तर के व्यक्तियों को परवाह मत करना उनकी। बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप वो ओहदा खो देंगे, ऑब्वियसली खो देंगे। ये जिंदगी का कटु सत्य। अगर आप कभी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, तो निम्न स्तर के लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए प्रेरित मत होना, देखना मत बस। क्या है, डेली लाइफ में आप कभी कभी देख लिया, एक्चुअली बात ये थी कि जब, अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो थोड़ा और इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करता हूं। क्या होता है कि अगर तुम बहुत रईस खानदान के आदमी हो, तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये मंदिर जो है, यहाँ पर आपको पता ही होगा, जो लोग ग्वालियर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े नेता आते रहते हैं, बड़े बड़े नेता, और आते हैं, बटोना बांटते हैं, सब बांटते हैं, लेकिन वो नेता कभी भी अपने हाथ से कुछ नहीं बांटता, अपने चमचों से बंटवाता। अगर आप कभी जिंदगी में बड़े आदमी बन जाओ और कोई आपसे अगर कुछ नहीं मांग रहा है, तो आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं देंगे, ये बात ध्यान से सुनिए। कोई नहीं मांग रहा है तो उसको तो बिल्कुल नहीं देना है, देना ही नहीं है, मत मांग। नहीं दे रहे, भगवान से अगर तुम नहीं मांगोगे, नहीं दे रहे, बात खत्म। तुम जब, तुम्हें भूख लग रही है, तुम सामने वाले से मांग ही नहीं रहे, नहीं देगा। कोई स्टूडेंट है मेरे पास पढ़ने आने ही नहीं वाला, तो मैं उसको ज्ञान क्यों दूंगा? बात सही है कि नहीं है? कोई आपका दोस्त नीडी है, उसने आपसे मांगा ही नहीं, आप दोगे क्या? उसने आपसे मांगा ही नहीं, आप दोगे क्या? नहीं देंगे। जब तक हमें पता ही नहीं पड़ेगा, अरे किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो पता ही नहीं पड़े उसको मर्ज क्या, वो देगा क्या दवाई? नहीं देगा। डॉक्टर अपने घर में तो अपने घर में, कोई नहीं देगा, बिल्कुल मना। लेकिन इस स्टेटमेंट का जो असली राज है, वो इसमें छुपा हुआ है, इसमें कि ए और बी। अब पहले मुझे ये बात बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस स्टेटमेंट का आंसर जो दिए हैं, जो भी दिया आप लोग, वो बताइए। आप में से कितने लोगों ने इस स्टेटमेंट का आंसर जो भी दिया वो बता दीजिए, फिफ्थ, जल्दी। सी एन डी राउंड, राइट, पुष्कर ने राइट दिया है, और सी एन डी वंदना रॉन्ग, एक और रॉन्ग पुष्पा ने रॉन्ग दिया था, ओके, जैन रॉन्ग।
सब CMD देवी सिंधु बालिन तिवारी रॉन्ग, पुष्पा रॉन्ग, प्रमोद राइट, मांशु राइट। सुनो, अरे ओजस तिवारी ये क्या कह रहे हो, ई क्यों कह रहे हो भाई, रॉन्ग राइट। चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था बिल्कुल रॉन्ग। क्यों होना चाहिए था, सुनो मेरी बात। ए और बी के बीच में हम तलाश रहे थे, हमने कहा ए और बी के बीच में क्या आंसर दे सकते हैं, आपने कहा हाँ कितना परसेंट दे सकते हैं, आपने कहा 100%। डिमांड कितनी आ रही है, 50%। भले ही ये इसका छोटा भाई है लेकिन तब भी मना कर दिया उसने। क्यों, सुनो भाई, सुनना मेरी बात, सुनना। अब जहां से कहानी को मोड़ पे लाते हैं, देखो एक्चुअली क्या हुआ था, क्या है कि आप बहुत रईस खानदान के इंसान, मान लो आप बहुत रईस खानदान जो कि आप माने बैठे, आप सुबह ही सुबह तैयार हुए, अपने बंगलों से निकले अपनी BMW में बैठने के लिए, ठीक है, आपकी BMW यहाँ तैयार खड़ी है एकदम चकाचक, इतना बड़ा बोनट है उसका भाई, ठीक है, BMW में बैठने के लिए। अब जैसे ही जाते हो तो बीच रास्ते में ही आपके पास है ना ब्रीफ केस है बढ़िया, 2000 के नोट आउट गड्डी भरी पड़ी हुई है। लेट जस्ट इमेजिन 2000 के नोट आउट गड्डी से भरे हुए बैग है, बॉडीगार्ड चल रहे हैं बगल में और ब्रीफ केस के साथ जा रहे हो विद आर्म गार्ड जेट सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इस दौरान आपसे कोई अगर भिखारी बीच में ही आपको पकड़ लिया, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब 10 रुपए दे दो साहब, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए, 100 रुपए दे दो साहब, 100 रुपए। सोचो, सोचो ऐसा कि आप इतना सज धज के आए, ब्रीफ केस लेके, 2000 के नोट और गड्डी के ब्रीफ केस है भाई साहब भरे हुए एकदम फुल, और आप अपनी BMW मर्सिडीज में बैठने जा ही रहे थे, बीच में एक भिखारी ने पकड़ लिया, होता है ना सीन, बीच में भिखारी ने पकड़ लिया और वो कह रहा है साहब 100 रुपए दे दो साहब, 100 रुपए। तो क्या तुम उसे 100 रुपए दे पाओगे, ये बताओ। पहली बात देखो, सिचुएशन बहुत सारी है। पहली बात तो आर्म गार्ड है, जेट सिक्योरिटी है, तो ये भिखारी तो कहीं से कहीं तक तुम्हारे को टच नहीं कर। दूसरा, अगर मान लो कैसे भी सिक्योरिटी तोड़ के अगर तुम तक पहुंच भी गया और उसने तुमसे 100 रुपए मांग भी लिए, तो तुम उसे 100 रुपए नहीं दोगे। क्यों, तुम इग्नोर करके चले जाओ, विराट कोहली की तरह होते नहीं है, बहुत सारे फैंस एयरपोर्ट से आते हैं तो वो इग्नोर करके चले, नहीं तो बहुत सारे लोग उनसे करोड़ों रुपए मांग रहे, नहीं नहीं देते। दूसरा, आप दे भी नहीं सकते। अगर मान लो, चलो आपका दिल दरिया बाकी सब समुद्र है, अगर मान लो तुम्हारा दिल पिघल भी गया तो अभी उस समय तुम नहीं दो, नहीं दे पाओगे। कैसे, क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 2000 के नोट है, अब मांग 100 रुपए ही रहा है। अरे भाई, अगर ये भिखारी मुझसे 2000 रुपए मांगे तो मैं इसको 2000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन मांगी इसकी 100 रुपए है, छोटी सोच है, मांग ही नहीं रहा। अरे मुझे बताओ, अगर तुम अंबानी परिवार के आदमी हो और अंबानी परिवार के आदमी में अगर मान लो तुम्हारा कोई पीए और पीए का कोई नौकर है, उस नौकर की माँ को कोई तकलीफ हो गई और उसको है ना 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, अरे भाई वो उससे मांगेगा क्यों, तुरंत 2 करोड़ रुपए फेंक देगा उसको। क्यों, औकात के हिसाब से बात हो रही, बात समझ रहे हो मेरी। एक वो पहले फीलिंग समझो, यहाँ पर यहाँ बात आ रही है फीलिंग वाली, कि अगर आप 100% दे सकते हो तो बस 0% वालों को और 50% वालों को दूर रखना अपने से, मतलब छोटी अपने से छोटी सीट वालों को दूर रखना। अगर आप अंबानी परिवार के आदमी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितना कह रहा हूं उतना ही सुनना, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इस बात को पत्थर की लकीर मानकर मान लेना। अगर आप 100% आंसर दे सकते हैं तो 0% वाले को, 50% वाले को बिल्कुल मना कर देंगे। ऐसे जब वो नेता मंदिर से निकलते हैं तो उस नेता से अगर तुम चाहो तो 1000 रुपए, 2000 रुपए नोट मांग सकते हो, लेकिन मांगते हो 5 रुपए, अरे साहब 5 रुपए दे, 5 रुपए। अरे कैसे कैसे काम चले, भिखारियों पर स्टोरी बेस्ड है पूरी। आप भिखारियों की लाइफ देखेंगे पूरी स्टोरी, बात समझ रहे मेरी। अब मान लो चलो तुम BMW में बैठ भी गए, अगले सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी रुकी, अगले सिग्नल पर रुकी, और जैसे तुम गाड़ी में आराम से अंदर, देखो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कुछ आवाज बाहर की आती नहीं है, अंदर तुम बैठे आराम से पेपर पढ़ रहे थे, और पेपर पढ़ रहे थे, एक अचानक से एक भिखारी आया तुम्हारी कार के पास और उसने तुम्हारी कार में कांच आया, और तुमने बटन दबाया कार का, कांच का, और सूं से कांच नीचे आया, और जैसे नीचे आया उसने, पहली बात तो तुम दबाओगे नहीं, तुम कहोगे खटखटा साले निकल जाए है। दूसरी बात, अगर मान लो तुमने खटखटा वो खोल भी दिया तो उसके बाद भिखारी बोलेगा साहब 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए, तो क्या तुम 100 रुपए दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। क्यों, 2000 रुपए के नोट तुम्हारे पास, तुम चाहो तो उसे 2000 दे सकती हो लेकिन नहीं दो, मांगे 100 रुपए। बिन मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, ऐसे बिन मांगे किसी को पैसा भी नहीं देना। तो इसलिए 2000 रुपए का नोट आप नहीं देंगे। दूसरी बात, देना ही नहीं है,
क्यों दे? अभी ये बताओ, अगर तुम एक अंबानी परिवार के आदमी हो, तुमसे कोई भिखारी आके 100 रुपए मांगेगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा? साले हम सूट उनके पहन के 2-2 हजार के नोट के ब्रीफ केस लेके चल रहे हैं, और तू साले हमसे 100 रुपए मांग रहा है? अगर आई पड़े ना, तो ये आदमी अपने नौकरों को करोड़ रुपए तक भी बांट सकता है। आ पड़े तो ये आदमी अपने नौकर को इमरजेंसी पर करोड़ रुपए भी दे सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके औकात में मांगा उसने। करोड़ रुपए वाले से तुम 100 रुपए मांगोगे, कैसे काम चले? नहीं ना, तुम्हें पास भी नहीं आने देगा। बहुत से लोग ये आजकल घर में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि काश हम अंबानी अंबानी से एक बार मिल लें और उससे इतने रुपया मांग ले तो हमें दे देगा हाल। अरे यही तो बात है, बस यही तो बात है। नहीं देगा। तुम मिल लो, पहली बात तो नहीं देगा। तो क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि जब भी आप 100% आंसर देने में कैपेबल हैं, तो आप 0% वाले को और 50% वाले को टोटली इग्नोर करके जाएंगे, चाहे वो आपका छोटा ही भाई क्यों ना हो। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे, सर ये तो इसका ही छोटा भाई है, तो बड़ा भाई छोटे भाई की मदद नहीं करेगा? नहीं, बड़ा भाई मदद नहीं करेगा। बड़ा भाई इस छोटे भाई को स्ट्रगल करने भेजेगा। पहले जा बेटा, पहले तू खुद कमा के आ। छोटा भाई बड़े भाई को हमेशा देखता है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं देखता। अब अगर मैं ये कहता कि मान लो ये वाला स्टैंड, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये साइन ही अपोजिट है। ये इस फैमिली का साइन ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। दूसरी बात, 100% वाला कभी 50% वाले को डील नहीं करेगा। मुझे ये बताओ, क्या ये बात पूरी समझ में आ गई कि ये राइट रॉन्ग रॉन्ग जो है वो आंसर क्लियर है सभी को? अभी कंफ्यूजन बहुत होगा, है ना? आप लोगों ने तो फट से 2 मिनट में इसका आंसर दे दिया था, लेकिन इसकी स्टोरी कितनी है ये देखो आप। हर एक के पीछे पूरी डिटेल चल रही है। तुम समझते हो कि ऐसे ही हो जाता है हर कुछ? नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। तो अभी पहले स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि 100% अगर कभी आप आंसर दे सकते हो, तो अगर आप कभी अंबानी परिवार के आदमी हो तो कभी बिना मांगे किसी को कुछ मत देना। दूसरा, अब आप अपने काम में इतने व्यस्त हो कि अगर कोई मांगेगा ही नहीं तो हमारा उस पर ध्यान जाने नहीं। और दूसरा, अगर कोई हमारी औकात से कम मांगेगा तो हम उसको कभी नहीं। ठीक है। 100% वाला सिर्फ 100% वाले को ही डील करेगा। तो फिर आप ये कहोगे, सर फिर इसको मना क्यों कर दिया था? मैंने कहा इसको मना इसलिए कर दिया क्योंकि ए इधर बी इधर, साइन तो अपोजिट हो गया, मतलब ये इसकी फैमिली का ही नहीं था। जैसे अगर मैं कहना नहीं चाहिए, जैसे अगर कह दें कि कोई हिंदू हिंदू जो पंडित है, हिंदू पंडित, अगर कोई आजकल होता है ऐसा, वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, हिंदू पंडित अगर किसी मॉमनर के यहाँ पूछ जाए तो वो लोग उसे दान नहीं देंगे। अगर आपके यहाँ कोई मॉमी आ जाए तो वो आप उन्हें दान नहीं देंगे। होता है नहीं होता? तो ये ऐसे एक्चुअली ये होता है कि इनके धर्म के लिए रिलेवेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो। अब अरे एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे हैं हमारे, तो जा भी अभी तो शुरू हुई है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 आ रहा है, जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठाओ, स्टेटमेंट नंबर 2 का आंसर दे पाना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और ए 1 2 3 4 5 कंक्लूजन आपको आंसर देने हैं। जैसे कि पहला आपको ए बी तो राइट राइट दिख रहा है, बिल्कुल सेम साइन। अब आप अपने तरीके से रॉन्ग सीएनडी अपने हिसाब से आंसर दें, राइट रॉन्ग और सीएनडी अपने हिसाब से आंसर दें जल्दी से। जिसका हो जाए डन लिख देना, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब भाई गया सभी का? आप लोग जो वेट टाइम करवा रहे हो ना, ये वेट टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी की वजह से हमारा क्लास का टाइम बहुत extend हो जाता है। थोड़ा स्पीड में स्पीड में। ठीक है।
राइट रॉन्ग सीएनडी टिक करने बस आपको, अपनी अकल नहीं लगाना। अभी कुछ लोग अकल लगाने बैठ गए होंगे, अकल नहीं लगाओ फिलहाल। जो आपको जितना पता है, पहले आपको जितना पता था उसके हिसाब से आप आंसर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि ए और बी के बीच में सबसे पहला कंक्लूजन जब उठाते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ए और बी के बीच में आंसर देना है। चेक करो क्या ट्रैक क्लियर है, ए और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं, तो आपने कहा हाँ दे सकते हैं। कंफर्म करो कितना परसेंट दे सकते हैं, प्रायोरिटी सेट करो तो आप कहें 50% दे सकते हैं। डिमांड कितनी आ रही है, तो 50% की आ रही है। चेक करो कि पोजीशन सही है, तो ए बी इधर 50%, 50% भी इधर का इधर, तो सही है। ऐसे करके ये सही हुआ था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड वाले स्टेटमेंट का आंसर आप लोगों ने क्या दिया था, पहले मुझे सेकंड वाले का नहीं थर्ड वाले का बताएं बच्चे। सेकंड का नहीं थर्ड का बताएं, थर्ड का। आप सभी लोगों ने थर्ड वाले स्टेटमेंट का आंसर क्या दिया था ये बताइए जल्दी से। सभी लोग सभी लोग सभी लोग, एवरीबॉडी थर्ड का आंसर बताना है, थर्ड का। राइट राइट राइट, उसका सीएनडी, रोजस राइट, मित्रा राइट, सुनील राइट, सुमन राइट, मानसी राइट, सीएनडी, ए ए ए मानसी सीएनडी राइट, वाले रॉन्ग। थर्ड वाले का बताना बेटा। चलो सुनो, प्रणय राइट। सुनो, मैं आपको बताता हूँ इस कंफ्यूजन का आंसर एक्चुअली होना क्या। अगर ए और बी के बीच में आप 50% आंसर दे पा रहे हैं, मतलब ए और बी के बीच में आंसर दे तो सकते हैं हम, कितना दे सकते हैं 50%, लेकिन ए और बी के बीच में आंसर की डिमांड आ रही है 100% की, तो मैं इसे कहूंगा पहले चेक करो क्या एक ही परिवार का साइन है, तो ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, ये इसी का बड़ा भाई है। बोलो इस छोटे भाई का ही तो बड़ा भाई है, तो इसको मैं सीएनडी कहता हूँ, सीएनडी। क्यों? अब आप कह रहे होंगे जी क्या हो गया सर, जी क्या चक्कर है, जी क्या चक्कर है। तो अब सुनूंगी, सुनना। अभी थोड़ा अब एग्जाम्पल सुना, एग्जाम्पल बहुत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक अंबानी परिवार का आदमी बनाया बनाया था, लेकिन अब आप आ जाओ अपनी औकात पे बात। मतलब आप मीडियम क्लास सकते हैं 50%, 50% मतलब मीडियम क्लास, बहुत गरीब नहीं है बहुत अमीर नहीं है, 50% है मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन। वो हाई क्लास पर्सन था। हाई क्लास पर्सन का एटीट्यूड देखा कि वो सिर्फ 100% वालों को दिखता है, वो किसी और को दिखता ही नहीं है, अपने से ऊपर को दिखता है या फिर अपने बराबर के लेवल के लोगों को दिखता है, नीचे को दिखता ही नहीं। तो ऐसे ही अब मिडिल क्लास पर्सन का क्या कहना होता है, मिडिल क्लास पर्सन एक्चुअली मतलब तुम जैसा, जैसे हकीकत में तुम हो, जैसे आप लोग हकीकत में जो करते हैं ना, बिल्कुल वही रिएक्शन यहाँ फॉलो करने हैं। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, सुनना मेरी बात, आप लोग क्या करते हैं, सुनो। अरे यार पुष्कर बीच में अभी दिमाग मत लगाओ, अभी जो कह रहे हैं बस वो सुनो, ठीक है। बीच में पूछ लोगे तो कैसे काम चलेगा, ध्यान दो। कोई अगर डाउट हो, यहां तक मैंने जो बताया वो डाउट हो तो पूछो। आप बीच में पूछोगे सीएनडी रॉन्ग होता है क्या, मैं नहीं बता रहा, सीधी बात। अकल नहीं लगानी है तो नहीं लगानी, दिमाग मत चलाया करो। क्या है समझो। अब क्या है, आप लोग एक मिडिल क्लास पर्सन, अब एक्चुअली में आप लोग जो करते हैं वही बताना मुझे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, क्या हुआ, मिडिल क्लास पर्सन है भाई साहब, आम आदमी के पास भीख देने का पैसा बहुत कम होता है, ठीक है। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब बाहर निकलते हैं, तो अब बाहर निकले, मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले। अब बाहर निकले और एक आदमी ने पकड़ लिया, मतलब तुम 50% दे सकते हो, मतलब तुम एक मिडिल क्लास पर्सन हो, मिडिल क्लास पर्सन के औकात की तुम भीख दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी। आजकल भीख का जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, 5 रुपए या 10 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। 5 रुपए की पहले तो 1 रुपए बहुत होता था, लेकिन आजकल 5 रुपए भी कुछ नहीं होता। 5 रुपए 10 रुपए आजकल जो चलन चल रहा है भीख में देने का, वो 5-10 रुपए का ही है। लेकिन मान लो एक बच्चे ने तुम्हें पकड़ लिया, जैसे पुष्कर ही है, पुष्कर मंदिर में गया दर्शन करने, तो पुष्कर मंदिर से बाहर निकला और एक लड़के बेचारे भिखारी बच्चे ने पकड़ लिया, या फिर भिखारी औरत ने पकड़ लिया, और उसने कहा कि बेटा 100 रुपए दे दे, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, बेटा 100 रुपए दे दे, 100 रुपए। अब इस स्थिति में पुष्कर क्या करेगा, पहले तो ये बताओ इस स्थिति में पुष्कर क्या करेगा। अगर तुमने ये पूरी आइडेंटिफिकेशन कर ली कि इस स्थिति में पुष्कर क्या करेगा, तो ये पूरे आंसर आपके सामने आ जाए। बताओ, कोई बताना चाहता है पुष्कर इस स्थिति में क्या करेगा। जैसे ही पुष्कर मंदिर से बाहर निकला, पुष्कर की जेब में
50 का नोट था, मतलब 50 रुपए थे, 5 5 10 10 के सिक्के वगैरह जो भी मिलाकर 50 रुपए थे कुल मिलाकर, मतलब एक आम आदमी की जेब में जो होते हैं वैसे पुष्कर की जेब में भी थे। लेकिन अब इसने इस भिखारी औरत ने पुष्कर से मांग लिया 100 रुपए, 100 का नोट मांग लिया। अब पुष्कर क्या करेगा? तो देखो एक्चुअली क्या होगा, इस समय आप लोग बहुत सारे सिचुएशन से गुजरेंगे, पुष्कर नहीं मतलब आप सभी लोग उस जगह हैं, ठीक है, आप सभी लोग इस जगह हैं। तो आप सभी लोग इस जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? जो कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले, नहीं आम आदमी भाई साहब कभी मना नहीं करता, आम आदमी कभी मना नहीं करता। तुम क्या हो, मिडिल क्लास पर्सन की एक ही दिक्कत है कि मिडिल क्लास पर्सन निहायत ही बेवकूफ इंसान है सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि उसका दिल दरिया होता है, बाकी सब समुंदर। उसका दिल बहुत दरिया, उसका दिल पिघल जाता है। जैसी एक माँ, एक औरत आई अपने बेटे को गोद में लेके और दूध की बोतल लेके, आती नहीं है आजकल हमारे चौराहे पर, सिटी सेंटर पर, हमारे ग्वालियर में सबसे ज्यादा गरीबी ये समझ मेरे को नहीं लगता। जिस चौराहे पर खड़े हो जाओ वहां पर औरतें आ जाती है इधर उधर से, अपने बेटे को गोदी में पकड़ लेती है और दूध की बोतल कार के हो जाती है, टक 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 टक, मतलब उन्हें और कोई काम नहीं है, आराम की कमाई कर रही है। और ये नहीं कि काम करे और कुछ पैसा कमाए, वो नहीं, वो बस भीख मांगने लगे। आप किसी भी फूलबाग चौराहे पे चले जाओ, सिटी सेंटर पे चले जाओ, कहीं भी किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ ना, आपको ये जरूर मिलेगा। है नहीं है? बोलो। तो क्या है एक्चुअली कि दिल पिघल जाता है बच्चे को देखकर, उस माँ को देखकर दिल पिघल जाता है। तो बस ये लगता है कि यार हम कुछ कर सकें। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको बाद में स्टोरी कि हम लोगों ने क्या किया था और कैसे किया था, कैसे किया था, सब मैं बताऊंगा। और अभी भी यूथ पावर फाउंडेशन काम कर रहा है फिलहाल। लेकिन फिलहाल समझो क्या था कि दिल पिघल जाता है तो हम दे देते, हम दे देते नहीं दे देते, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम उतना दे देते। अब पुष्कर के साथ क्या हुआ था, पुष्कर एक लड़का था, 20 22 का एक लड़का है। पुष्कर जैसे ही मंदिर से बाहर आया, पुष्कर की जेब में 10 रुपए और इस औरत ने इससे 100 रुपए मांग लिया। पुष्कर सबसे पहले अपने आप को ऊपर से नीचे तक दिखता है, नीचे से ऊपर तक दिखता है वापस, कैसे करके हैं, मनी मनी दिखता है। अरे अरे वाह, ये औरत को मुझे 100 रुपए मांग रही, मतलब पुष्कर अंदर ही अंदर मनी मन में खुश हो रहा है। पता है किस बात को सोचकर? 100 रुपए मांग रही है, मतलब इसको मैं कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा हूँ 100 रुपए दे सकता है। होता ही नहीं होता। अगर कोई तुमसे 100 रुपए मांगे तो मनी मन में खुश हो रहा है, अरे वाह क्या समझ रहा है ये मेरे को, 100 रुपए ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारी औकात 50% देने वाली थी, लेकिन तुम एक दिन नए कपड़े पहन के मंदिर से बाहर के आ गए तो लोग तुम्हें अमीर समझने लगे, उसमें तुम 100 रुपए मांग रहे थे। अब तुम ऊपर से नीचे तक अपने आप को देख के खुश हो रहे हो, कह रहे हैं वाह 100 रुपए मांग रहा है, वाह। अब मान लो इस औरत ने पुष्कर को झुका है। आमतौर पर ये कारी लोग ऐसा करते हैं। जैसे ही ये लड़का बाहर निकला, पुष्कर, एक औरत ने पकड़ लिया और औरत ने कहा अरे वाह राजा बाबू दिख रहा है, तेरी शादी होगी, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी कन्या आएगी, अच्छी जो होगी वो होगी, अच्छी लड़की मिलेगी। अब भाई अब बस पुष्कर उसने बोल दिया गूगल में प्लेसमेंट होगा, ये होगा वो होगा। अब बस अब तो हो गया, बस हो गया काम पुष्कर का। अब पुष्कर फूले नहीं समाये, अब पुष्कर का दिल नहीं दुखाना, बस अब पुष्कर ने ठान लिया कि अब इस औरत को तो मैं करके भी। तो ये 100 रुपए मांगे, 100 रुपए लेके पुष्कर के पास है ही नहीं। अब क्या करेगा वो? तो पुष्कर पता है क्या करेगा? पुष्कर अभी जितने हैं उसके पास उतने तो दे ही देगा, और पर्स में जो घुस घुस के धरे होंगे उसमें 786 के नोट वो भी निकालने कूद के दे ही देगा। और फिर कहेगा अरे रुक जा मैं मम्मी से लेकर आता हूँ, अंदर मेरी मम्मी है उनसे लेकर, तो उनसे लेकर आता। अब मान लो अगर वो मिल जाएंगे तो दे देगा, नहीं मिल जाएंगे तो मुझे कहेगा कि साहब मेरे पास यही है, इतना ही दे सकता हूँ, मैं दे दो। होता ही नहीं होता ये। किसी ने तुम्हें फंसा दिया, तेरा जी हो जाएगा, वो हो जाएगा, जी हो जाएगा, वो। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ जी फ्रॉड है, फिर कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, पुष्कर गए। अब पुष्कर का तो बनता दिल गदगद हो गया, उसने कहा अब तो इस औरत का दिल दुखाना तो बनता ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बनता। तो बस पुष्कर ने दे डाला जो था इसके पास, सब दे आया, सब लुटाया है। मतलब औकात 50% की थी, 10 रुपए दे सकते थे उस जगह उन्होंने 50 रुपए दे दिए।
समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा एक और सिचुएशन आओ। अब देखो पुष्कर जैसी मंदिर से बाहर निकले भिखारी, अब एक बच्चा आया, एक आदमी आया रोता हुआ। क्या हुआ एक्चुअली, बात सीन कुछ ऐसा था, सीन कुछ ये वाला था सेकंड वाले का कि ए बी सुनना सुनना मेरी बात। ए बी सेम जगह, लेकिन ये इसका भाई नहीं है। बताओ, ये वाला तो इसका भाई है, थर्ड वाला तो इसका भाई है, बड़ा भाई, लेकिन सेकंड वाला इसका भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है, जो बड़ा भाई नहीं है, ये तो अपोजिट फैमिली का है। तो क्या होता है, हम लोग नॉर्मल तौर पर, ये आप लोग करते हैं एक्चुअली, आप लोग नॉर्मल तौर पर भिखारी को आइडेंटिफिकेशन जरूर करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। कि जैसे मान लो पुष्कर घर से पुष्कर बाहर आया मंदिर से, और पुष्कर से एक लड़के ने जो बढ़िया पेपे की जीन्स पहने था, रिबॉक के शूज पहने था, और बढ़िया जेब, मतलब बढ़िया हेयर स्टाइल में सब पहन के, अब पुष्कर से कहता है भैया 50 रुपए दे दो, भैया 50 रुपए। तो क्या पुष्कर इसको भीख देगा? क्या पुष्कर उसको भीख देगा? पुष्कर बड़ी आंख करके देखेगा, ओए कौन है तू? अबे अरे, पेपे की जीन्स पहना है, रिबॉक के शूज पहना है, जो मैं भी नहीं पहने, और तुम उससे 50 रुपए मांग रहा है। मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि ये असलियत में भिखारी है कि नहीं है। जैसे बहुत से लोग नहीं होते कि शराब पीकर आ जाते हैं, शराब पीकर आ जाते हैं और वो भीख मांगता है, अपन उनको दूर से भगा पी के आया। बात सही है कि नहीं है? कुछ लोग शराब पीकर आके भीख भीख मांगते हैं, तो क्या होता है, अपन को भगा देते हैं। क्यों? आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने उनको कि हाँ ये जेन्युइन व्यक्ति नहीं है, ये हमारी रेंज में आने वाला व्यक्ति नहीं है, मतलब ये वाला है, ये अपोजिट साइन है, मतलब ये हमारी फैमिली वाला पर्सन नहीं है, ये हमारी उस रेंज में नहीं आ रहा है जिसको हम दे सकते। तो ये बिल्कुल, अब मान लो उसने 100 रुपए ही मांगे थे, अब मैं कह रहा हूँ चलो उसने 50, मान लो कुछ ऐसा होता, तो मैं कहता ये भी इसका भाई नहीं है, ये भी तो अपोजिट साइन है। 50%, भले ही वो 10 रुपए मांग रहा है तुमसे, भले ही वो शराबी तुमसे 10 रुपए मांग रहा है, लेकिन तुम नहीं दे के आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो शराब पिए हुए, वो उस 10 रुपए को बर्बाद कर देगा। मैं यहां तक जो आपको स्टोरी बता के आया, क्या ये आपको बात क्लियर हुई? ये बताओ पहले, आदमी की पहचान कैसे करनी है? मिडिल क्लास पर्सन आदमी की पहचान कैसे करेगा? मैंने कहा कि अगर पुष्कर से कोई लड़का 100 रुपए मांगे जो बढ़िया कपड़े पहने हैं, या फिर कोई शराबी 100 रुपए मांगे, तो पुष्कर उसे नहीं देगा, क्योंकि पुष्कर आइडेंटिफाई कर चुका उसे कि वो मेरी फैमिली का नहीं है। मतलब ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, साइन तो पलट गया, ये पलटना नहीं चाहिए। दूसरा, ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, अब पुष्कर से एक औरत ने 100 रुपए मांगे और कहा तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, तो पुष्कर भूल गया। अब पुष्कर हो सकता है कि उसे 100 रुपए अरेंज करके दे कहीं से भी, और क्या पता नहीं भी दे, क्या पता पुष्कर समझ जाए कि नहीं ये तो फ्रॉड बना रही है मुझे। और देखो, अब असली सिचुएशन तो अब आएगी, अब असली सिचुएशन तो अब आएगी। पुष्कर के पास जेब में थे 20 रुपए, यही 50 रुपए या 20 रुपए जो भी थे। पुष्कर मंदिर से बाहर आए, लेकिन अब एक बच्चा रोते हुए आया, बच्चा बच्चा रोते हुए आया, जो कि अच्छे खासे फैमिली का लग रहा था। और उसने कहा पुष्कर पुष्कर से, और असलियत में इसकी माँ बीमार थी, मान लो अब माँ का मामला आ गया, सेंटीमेंटल मामला, मतलब माँ का मामला। असलियत में इसकी माँ बीमार थी। अब हालांकि वो भिखारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर भीख नहीं मांगता था। अब पुष्कर से आके कहता है, पुष्कर भैया वो 500 रुपए चाहिए मुझे, मेरी माँ का इलाज कराना है, ये कराना है, वो कराना है। अब क्या होगा? ये बताओ। अब इस सिचुएशन में अगर आप सब लोग फंस गए, तो अब क्या होगा? बताओ। क्या अब तुम उसको 500 रुपए दोगे? अगर तुम्हारे पास है तो क्या उसको, मिडिल क्लास आदमी के पास 500 रुपए होना ठीक है, हो सकते हैं, क्या पता पुष्कर ने घुस के रखे होंगे, हो सकता है। तो क्या दोगे उसे? क्या दोगे उसे? हाँ या ना बोल दो बस, सब लोग। अगर कोई बच्चा आ जाए और सही में उसकी माँ बीमार है, दिख रहा है हमें कि हाँ हम माँ बीमार है, और वो हमसे 500 मांग रहा है, जबकि हमारी 500 देने की औकात नहीं है, लेकिन हमारे पास 500 है, तो क्या देंगे उसे? हो सकता है दे देंगे, दे देंगे। मैं तो कह रहा हूं दे देंगे भाई, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, बिल्कुल दे देगा। मदद करने में तो बहुत आगे रहते हैं, भले ही उनका कट जाए। उसका ये सोचेगा अरे यार भले ही ये मेरा है ना क्या बन गया हो, मतलब भले ही ये मेरे को बेवकूफ बना गया हो, लेकिन हो सकता है अगर 1% भी मान लो उसकी माँ बीमार है, मैंने मदद नहीं करी तो मुझे पाप लगेगा, ये सोचेगा। होता ही नहीं होता। यही, ये है मिडिल क्लास पर्सन, ये दे देगा। और नहीं होंगे तो नहीं देगा। और बहुत से लोग तो इस सिचुएशन में भी लोगों को भगा देते हैं, नहीं जा भग जा, नहीं दे रहे। तो ये मिडिल क्लास पर्सन होता है। एक्चुअली क्या होता है, अब देखो मिडिल क्लास पर्सन की एक और कहानी, जो कि इस 5वें स्टेटमेंट से आपको सीखने को मिलेगी। समझ ना मेरी बात?
देखो पहला वाला सही था तो चौथा वाला सही होगा, ये बात तो पक्की है ना। चौथे वाले में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि ये तो ए इधर बी इधर पलट गए तो साइन भी पलट गया, तो बिल्कुल सही है। 50% की मांग थी, डिमांड थी तो दी। अब मिडिल क्लास पर्सन की एक और कहानी सुनना। ए बराबर बी, ए बराबर बी है, तो मुझे बताओ कि अगर तुम 50% दे सकते हो और तुमसे कोई नहीं मांग रहा, तो क्या इसका आंसर क्या दिया, पहले ये बताओ। पांचवे का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, राइट रॉन्ग या सी एंड डी, ये बताए। पांचवे का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, राइट रॉन्ग या सी एंड डी? सभी लोग प्लीज कमेंट फास्ट। रॉन्ग रॉन्ग राइट, मतलब कभी सर्टेन किसी ने कुछ नहीं किया है ना। रॉन्ग 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 कह रहे हैं सभी, रॉन्ग भी रॉन्ग कह रहे हैं। आशी, एकता, देखो आप लोग इसका आंसर पता है कैसे सही निकाल पाएंगे, अगर आप लोग ये सोच लेंगे कि हम मिडिल क्लास पर्सन है और हमसे कोई कुछ नहीं मांग रहा है तो हम उसे देंगे कि नहीं। तो मैं कहूंगा भाई तुम दे दोगे, पता है तुम दे देते हो, तो पता ही नहीं है। कोई अगर तुमसे नहीं मांगता और तुम्हारे सामने ऐसे मुंह बना के बैठ जाए ना तो दे देते हो। पता है कैसे? पुष्कर गए मंदिर में, 10 रुपए में प्रसाद लेके, पेड़ा लेके मंदिर से बाहर आए। अब भले ही पुष्कर के पास पैसा ना हो, लेकिन जे उन बैठे गरीब आदमियों को पेड़ा जरूर पकड़ाया है। बोलो पकड़ा के आते नहीं पकड़ा के? और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पकड़ा के ही आएंगे। ये आम आदमी क्या होता है कि ये प्रसाद बांट के आता है इन गरीबों को, लेकिन कुछ लोग वो 10 रुपया पेड़ा ही बचा लाते। अरे बात सही कह रहा हूं कि नहीं? दूसरा, अब ये आदमी भले ही तुमसे मांग नहीं रहा था, ये आदमी भले ही तुमसे मांग नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसे तुम उसे दे आए। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप अंबानी परिवार के आदमी हो या फिर कोई नेता बेता हो, मतलब 100% वाले केस में, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको ये बोला था 100% जब आप दे सकते हो तो किसी को बिना मांगे तो कभी नहीं देना। क्यों? जैसे मान लो तुम एक नेता हो या फिर बहुत रईस आदमी हो और इस मंदिर में गए और मंदिर से बाहर निकला, मंदिर के बाहर आमतौर पर क्या होता है, ये भिखारी बैठा रहता शांत, कभी बहुत सारे भिखारी तो लाइन से बैठे रहते, मांगते नहीं। अब तुम मान लो मंदिर से बाहर निकले और तुम ये भिखारी मांग ही नहीं रहा था और तुमने जबरदस्ती से 2 रुपए दे दिए, क्यों? क्योंकि वो बैठा हुआ था। पता है तुम्हारी जुदाई कर देगा वो। क्यों? अबे वो तो जूते बांधने बैठा था, जूते की लेस बांधने बैठा हुआ था, तुमने उसे भिखारी समझ लिया, बिना मांगे दे दिए तुमने उसे। अब अब क्या होगा? अब तो तुम्हें सुतैया लगेगी, गल लपेट लपेट के मारेगा वो। दे जूते, दे मुक्के, दे घूसे, दे लाते। फिर क्या होगा? अब तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुम बहुत रियायती आदमी हो, मतलब बहुत 100% दे सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये बिन, पहली बात तो हम इनके मुंह नहीं लगते, जब अमीर आदमी होता है तो कभी मुंह नहीं लगते। लेकिन आम आदमी क्या करता है, आम आदमी दे आता है। अब मान लो नहीं दे रहा, जैसे पुष्कर, पुष्कर गए मंदिर में और बाहर भिखारी बैठा था जो इनसे मांग नहीं रहा था, तब भी पुष्कर दे आए उसे। अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये पिटेंगे कुटेंगे, क्यों? अरे पिट जाएंगे कुट जाएंगे क्या हो जाएगा, दोबारा से कपड़े फाड़ लेंगे फिर चल लेंगे, वो भी बेइज्जती कोई बात है, सबक सीख जाएंगे। लेकिन पहली बार तो हो जाएगी। इनकी कौन सी इज्जत जा रही है, इनकी कौन सी वो साख मिटी जा रही है? उस आदमी की, अंबानी परिवार के आदमी की तो साख मिट जाएगी ना, कि अगर कुट गया एक आध बार तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर पुष्कर पिट गए कोई दिक्कत नहीं है, पुष्कर तो ठीक है। वो आदमी जूते बांधने बैठा था, अब पुष्कर ने सोचा ये भिखारी बैठा हुआ उल्टा, तो इसको भी दे दो 2 रुपया। तो इसने उसको 2 रुपये बढ़ा दिए, ले पेड़ा ले ले पेड़ा। और उसने ले जूते, गुजर अलग था, वहां सुझा दिया जाए, पुष्कर को सुझा दिया मार मार। क्या हुआ? हम अब वो क्या पता वो सच में भिखारी हो तो उसने 2 रुपए भी रख ली। क्या पता वो आदमी है ना जूते बांधने बैठा, उसको 2 रुपए मिल गए, उसको लगा हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया 2 रुपए तो मिलेगा मुझको। दूसरा क्या पता उसको गुस्सा आ गई, तो सूख दिया पुष्कर। क्या मेरी बात समझ गए सभी लोग? तो आम आदमी कैसे रिएक्शन करेगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल है सारे, ये हमने खुद फील किए। आपको ये सर एग्जाम्पल मतलब कहीं मिलने नहीं कहने है। की बात ये है सर, सेम साइन तो राइट होगा और उस फैमिली का साइन होगा
तो सर देखो CID नहीं, हो जाएगा अपोजिट कहने की फैमिली बात का ये, कहने की बात, अभी निष्कर्ष पर पहुंचो ही नहीं, अभी तो तीसरा कंक्लूजन स्टेटमेंट आया नहीं है ना। तो अभी जितना बता रहे हैं उतने से हमने ये कहा कि अगर ए और बी के बीच में ये 100% दे पा रहे थे तो सिर्फ 100% वाले को ही देखना, इसको और इसको, इसको और इसको बिल्कुल मना। अगर आप ए और बी के बीच में 50% दे पा रहे हो तो इनको तो दे ही देंगे, इनको तो बिल्कुल देंगे, चाहे वो ऐसे आ जाए और चाहे वो ऐसे आ जाए, इनको तो देंगे दोनों तरफ से, जैसे ये और ये दोनों राइट, क्योंकि ये तो सेम ही है ना। लेकिन 100% वाले को चेक करके देंगे कि यह हमारे फैमिली का व्यक्ति है, मतलब इधर बीधर इधर बीधर इसी का बड़ा भाई है, तो इसको हो सकता है दे दें, क्योंकि 50% वाला क्या है, अपने से ऊपर का और अपने से नीचे का दोनों का ख्याल रखता है, मतलब ये जीरो का भी ख्याल रखेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों से मिलाकर ही तो आपका ये बनेगा, इसी को अपन कहेंगे। देखो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला थर्ड और फोर्थ जो है अपन ने सीएनडी में डाले थे, और सीएनडी में क्यों डाले? क्योंकि हो सकता है कि ये आगे जाकर आइदर और के पेयर बन जाए, इसलिए तो डाले सीएनडी में। सीएनडी का मेन काम क्या है? आइदर और करना। तो सीएनडी में डालने का कारण यही था कि शायद ही आइदर और के पेयर हो जाए, और मेरा एक्चुअली में स्टेटमेंट ये था कि ए और बी के बीच में 50% रिलेशन बनाना है, तो मेरे पास एक 100% एक 50% दोनों सीएनडी, तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये बना सकता हूँ, इसलिए ये आइदर और में चले जाते, इसलिए ये आइदर और है। ये दोनों आइदर और के पेयर हैं एक्चुअली, 3 और 5। और ये तो एग्जैक्टली गलत ही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुष्कर से बोला था कि भाई तू मिडिल क्लास पर्सन है और ये लड़का तुझसे भीख मांग रहा है, वो भी 100 रुपए, और वो लड़का कौन है? शराब पिए देगा पुष्कर। शराब पिए ये कैसे पता किया? क्योंकि तुमने ये देख लिया कि इधर बीदर ये साइन तो पलट गया, ये साइन इसका फैमिली का नहीं है, ये गलत है, ये तुरंत गलत करोगे। फैमिली अपोजिट कहीं पे भी आ जाए गलत, लेकिन अभी एक और बात होगी फैमिली अपोजिट, वो क्या होती है वो बात ध्यान रखना। पहले इतना बताओ, ये क्लियर है? क्लियर है इतना? सभी लोग बताएं, ऑल ऑफ डन टिल हियर? इस क्लास को देख जरूर लेना कल क्लास में आने से पहले, ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी आज, ठीक है? इनइक्वालिटी बाय आशीष अग्रवाल के नाम से, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राखी मुझे, ठीक है? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया सभी? किसी की कोई क्लास वगैरह तो नहीं है आज? ये बताओ पहले, क्योंकि टाइम एक्चुअली बहुत एक्सटेंड होता है, ज्यादा हो गया। सर ओके, तो ठीक है, आज यहीं लीव करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली एक पीएचडी का क्वेश्चन और रह गया है, तो ये पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बांध के रखो, ठीक है? एक पीएचडी का सेशन और रह गया है, तो एक क्वेश्चन और पीएचडी का अपन कल डिस्कस करेंगे, और फिर बढ़ेंगे आगे अपन, ठीक है? कल बढ़ेंगे। सर आज बाय। ऑफलाइन क्लासेस हैं क्या शाम को? ऑफलाइन बेटा मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है, बस थोड़ा जुकाम बुखार के चक्कर में ऑफलाइन मैंने 8 तारीख को कर तो किया है, लेकिन देखो टीम नहीं बन पा रहा अभी। और सर वो 7 बजे वाले बैच में सर आज से नया topic चालू होगा ना सर? 7 बजे वाले बैच में आज से बोटन स्ट्रीम चालू है, बोटन स्ट्रीम। सर